गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 30 जुलाई 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर से हम मेनली उन्हीं न्यूज़ को पढ़ेंगे जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो देर ना करते हुए करते हैं शुरुआत। और पहला ही जो आर्टिकल है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्राउड मोमेंट हम सबके लिए है, सभी इंडियंस के लिए। और जो भी ओलंपिक से उम्मीद लगा कर बैठे थे वो मैं आप लोगों की उम्मीद को पूरा करते हुए ये स्टेटमेंट और ये न्यूज़ आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे भारत का पहला मेडल आ चुका है। ये जो मेडल आया है ये आया है 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। ये जो एयर पिस्टल के द्वारा 10 मीटर से खड़े होकर शूटिंग करनी थी, उसमें इंडिया की पहली ऐसी वुमन जो इस मेडल को भारत में पहली बार लेकर आ रही है, 2024 का पहला मेडल लेकर आ रही है, वो आ रही है मनु भाकर। मनु भाकर के जीवन के बारे में बताऊं तो देखिए, मनु भाकर जो है वो झज्जर हरियाणा से है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज से अपनी जो ग्रेजुएशन है पॉलिटिकल साइंस के अंदर वो इन्होंने ऑनर्स के साथ में किया हुआ है। 2020 में भी इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई किया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि वो उनका पहला ओलंपिक था और ये बहुत अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर नहीं कर पाई थी, जिनकी वजह से इनको क्रिटिसिज्म मिला। और यहाँ पर एक सीख है बहुत बड़ी कि कैसे 4 साल पहले मनु खुद बताती है कि वो एक्चुअली में शूटिंग को यहाँ पर छोड़ चुकी थी। बिल्कुल वो क्या कर रही थी, शूटिंग को छोड़ रही थी। वो इतना टूट गई थी अपने जीवन के अंदर में, इतनी हताश हो गई थी, निराश हो गई थी कि उन्होंने शूटिंग को छोड़ने का फैसला ले लिया था। लेकिन फिर ये बताते हैं कि कैसे इनके जो पहले कोच थे उन्होंने, जसपाल राणा जी ने इनको मोटिवेशन दिया और उसके बाद में इन्होंने ये जो बाहर जाके किसी दूसरी कंट्री में अपनी स्टडीज़ को फर्दर आगे बढ़ाना चाहती थी, उस प्लान को डिच किया और वापस से शूटिंग के अंदर आई। और आज देखिए कैसे इन्होंने झंडे जो हैं देश के लिए गाड़ दिए हैं। तो बड़ी ही प्राउड मोमेंट हो जाता है ये हम सब के लिए, सभी इंडियंस के लिए यहाँ पर। और बहुत ही सराहनीय बात है, यहाँ से आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए भी एक सीख है कि कभी भी हार मत मानो। पता है ज़िंदगी आपको पहली ही बार में सफलता नहीं दिलाएगी, पता है शायद मिलती होगी किन्हीं को सफलता, बड़े लकी होते होंगे कुछ लोग, लेकिन यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, बार बार मेहनत करनी पड़ती है और फिर जो सफलता मिलती है वो इतनी ही हसीन होती है, इतनी खूबसूरत होती है। तो लगे रहिए, रुकिए मत। आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं मिलता जुलता लेकर आई हूँ। देखिए, ओलंपिक ऑर्डर की बात की जा रही है। सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, आपको जो उचित स्टेटमेंट है उसका जवाब देना है। स्टेटमेंट नंबर 1 कहती है इट इज़ हाईएस्ट अवार्ड बिस्टोर्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी कि आईओसी जो होती है ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड देती है ओलंपिक ऑर्डर का। और ये दिया जाता है जिसने भी ओलंपिक मूवमेंट के अंदर अच्छी अपना कोई योगदान दिया हो। ओलंपिक मूवमेंट क्या होता है, गेम्स के लिए किसी ने बहुत अच्छा किया हो, अवेयरनेस कहीं पे लाई हो, यूनिटी लाई हो, एकता, या जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि आप किसी के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, आप खेलेंगे लड़ेंगे लेकिन किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। ये जो स्पिरिट होती है, अगर इसमें किसी ने अपना योगदान निभाया तो उनको ये दिया जाता है। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि रिसेंटली पीवी सिंधु वाज बिस्टोर्ड विद द ओलंपिक अवार्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। दोनों में से एक जो है वो जवाब है, जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए। 4 यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। आंसर नहीं भी पता है तो डरिए मत, आंसर मैं अब आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, पहली स्टेटमेंट हो जाती है बिल्कुल करेक्ट। वाई? क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि ओलंपिक मूवमेंट के अंदर जो योगदान देता है उनको आईओसी के द्वारा 1975 से ही क्या किया जा रहा है, यहाँ पर ओलंपिक ऑर्डर को प्रस्तुत किया जाता है, उनको नवाजा जाता है, दिया जाता है। दूसरी स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ये अवार्ड एक्चुअली में आज पीवी सिंधु को ना मिलकर मिलने वाला है अभिनव जी को। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अभिनव की। अभिनव की कौन है अभिनव? अभिनव वो इंसान है जो 2008 के अंदर सबसे पहले इंडिया में एक ऐसे मेल बनते हैं जो 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर यहाँ पर क्या करते हैं, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाते हैं। हाँ, ये वही कैटेगरी है जिसमें मनु भाकर आज पहली महिला बनी है जो इंडिया के लिए ब्राउंज मेडल जीत कर ला रही है। ये वही कैटेगरी
ये सवाल भी मैंने इसलिए आप लोगों को दिया है कि अब ये याद रहेगा, दो चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। यहाँ पर बात हो रही है अभिनव बिश्रा की और यहाँ पर बात भी हो रही है किसकी, मनु भाकर की। तो इनको आपको याद रखना है। इसी हिसाब से हम देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 जो हो जाती है वो हो जाती है करेक्ट। अभी कुछ और भी बताना मैं आप लोगों को भूल गई। देखिए जो ओलंपिक ऑर्डर होता है ना, वो आज तक इंडिया में केवल और केवल 2 ही इंसानों को मिला है। पहले जिनको मिला है वो है हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो ये भी एक जो स्पेशल फैक्ट था वो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है राइट टू बी फॉरगॉटन, यानी कि हमारे पास अधिकार हो जाना चाहिए भूल जाने का, हमें भुला दिया जाए, ये अधिकार हो। क्यों ये स्टेटमेंट सामने आ रही है, क्या ये आर्टिकल कहता है, चलिए समझते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 के मेंस के अंदर आपका, और खास करके पॉलिटी के अंदर में। पॉलिटी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही में आप देखेंगे, वैसे तो पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन मैं आपको गवर्नेंस और पॉलिटी को अलग कर करके बता रही हूँ कि राजनीति अपनी जगह है और यहाँ पर संविधान अपनी जगह है। फिलहाल क्या बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस जाता है एक युवक के द्वारा जिनको कभी रेप के चार्जेस के अंदर में यहाँ पर बताया गया था, उन पे चार्जेस लगे थे। हालांकि उनके चार्जेस हट भी जाते हैं, बहुत पहले की ये बात है। हम देखते हैं 2014 के अंदर उनको रेप एंड चीटिंग केस उनके ऊपर लगा था। ये केस हट जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन आज के समय पे 2024 में आफ्टर 10 ईयर जब वो युवक यहाँ पर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए, तो उनको वीज़ा और जो वहाँ की सिटीजनशिप थी वो देने से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट मना कर देती है। क्यों मना कर देती है? कहती है कि आपका तो एक्चुअली के अंदर में पब्लिक ऑर्डर के अंदर जो चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि आपका तो किसी केस में ऐसा नाम था, तो हम नहीं चाहेंगे हमारे युवक, हम क्रिमिनल्स को कौन ही देना चाहेगा, राइट? तो नहीं चाहता ओलंपिक अपने देश की सिटीजनशिप को यहाँ पर इनको देना। अब ये जाते हैं मद्रास हाईकोर्ट के पास में, मद्रास हाईकोर्ट से बोलते हैं कि प्लीज़ आप लोग मुझे जो राइट टू फॉरगॉटन का अधिकार है, जिस चीज़ की सज़ा मैं ऑलरेडी भुगत चुका हूँ, वो मुझे दे दीजिए। अब राइट टू फॉरगॉटन का यही किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। तो क्या है ये राइट टू फॉरगॉटन और कहाँ से ये आया है? अब तक आप लोग ये तो ज़रूर समझ गए होंगे कि राइट टू फॉरगॉटन का सीधा सा मतलब ये हो जाता है सिंपल भाषा में कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आपकी कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, आपको उस इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, रिमूव करवाना है, बिल्कुल ख़त्म करवा देना है इंटरनेट से। ये होता है राइट टू फॉरगिव। आज का ये क्या पहला कोई केस है? नहीं। हम देखते हैं कि आज से बहुत पहले 1994 के अंदर भी कुछ ऐसा केस सामने आया था, जो कि था आर राजागोपालम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू बी लेट अलोन, यानी कि यहाँ पर सभी को ये अधिकार है कि उनको अकेला छोड़ दिया जाए, उनको जीने दिया जाए। रीज़न क्या था इस केस में? इसमें सिटीजन जो थे वो अगेन अपनी प्रायोरिटीज़ को यहाँ पर सेव करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि कोई भी इंसान जिसके यहाँ पर मदर की बात हो रही है, यहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, सेल्फ से रिलेटेड, ये सब ऐसे की ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कोई भी इंसान यहाँ पर क्या चाहेगा, इनको प्राइवेट रखना चाहता है। तो प्राइवेट रखने का अधिकार उनके पास में होना चाहिए, चाहे ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों ना हो, इनको हटा देना चाहिए। मानती हूँ उस समय पे इंटरनेट इतना ज़ोरों शोरों से नहीं चलता था, लेकिन पब्लिक में तो न्यूज़पेपर भी तो होते थे ना, उनका नाम भी तो होता था ना। ये ऐसी कार्रवाई थी। फिर धीरे धीरे 2017 में बात पहुंचती है, तो हम देखते हैं फिर से एक केस होता है। इस केस का जो नाम था वो था धर्मराज भानुशंकर देवा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। 2017 का ये केस था। इसमें गुजरात हाईकोर्ट के अंदर जो धनराज जी थे वो पिटिशनर बनकर ये एक विनती करते हैं कि उनकी जो डिटेल्स हैं एक मर्डर केस के अंदर एंड एक किडनैपिंग केस के अंदर, उनको यहाँ पर रिमूव कर दिया जाए। हालांकि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं बोलूँगी कि ऐसा केस के चार्जेस थे जो हाईकोर्ट नहीं हटाना चाहते थे, तो हाईकोर्ट ने इस चीज़ पे मना कर दिया कि आपके ऊपर से जो ये है, ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक से नहीं हटाई जाएगी। समय आगे बढ़ता है और हम देखते हैं एक और केस को 2017 में ही। अब ये केस मैं क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप थोड़ा सा पहले से इसके पास्ट को समझे और ये राइट टू फॉरगॉटन का अधिकार आ कैसे रहा है। देखिए, कानून कभी भी बनता है ना, तो वो एकदम से ऐसा नहीं बन जाता है। और कानून बनता कैसे है?
कानून देखिए एक तो बन सकता है थ्रू लेजिस्लेशन, आपने पार्लियामेंट के थ्रू कोई एक्ट बना दिया, कानून बन गया, ठीक बात है। या फिर प्रेसिडेंट भी कोई कानून बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि लोकसभा जो हो वो नहीं थी उस समय में, तो राज्यसभा अकेला कोई भी कानून नहीं पास कर सकता है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो कर सकते हैं। तीसरा हो सकता है थ्रू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया होता है जो उस समय की नीड है, वो तब तक उस कानून को बना देते हैं जब तक गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई नया कानून ना बनाए। 3 तरीके से लॉ बनते हैं। यही हम समझ रहे हैं कि ये जो राइट टू फॉरगॉटन का केस है ये कैसे बन रहा है और आज तक की इसकी स्थिति क्या हो गई है, और ये पहली बार किसने बनाया था, कौन ऐसी कंट्री थी जो इस तरीके की जो बातें हैं उसको सामने लेकर आती है समाज के अंदर कि हाँ, किसी को भी अगर वो चाहता है इंसान तो अपने आप को वो पब्लिक चीज़ों से अपने नाम को हटवा सकता है। राइट टू बी फॉरगॉटन उसका एक अधिकार होना चाहिए। बात करते हैं 2017 में ही नाम उनका हटा दिया गया है, तो इसी वजह से आज के टाइम पे हम उनका नाम नहीं लेंगे कि ये केस किन के साथ था, लेकिन ये केस था रजिस्टर्ड जर्नल ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर में, और जो व्यक्ति थे उनका नाम हटा दिया गया क्योंकि उनकी ये पिटीशन ही थी कि उनका जो नाम है इस केस से रिलेटेड उसको क्या किया जाए, उसको एक्चुअली में हटा दिया जाए। और उस समय पे हम देखते हैं कि कैसे कर्नाटका हाई कोर्ट क्या कहता है कि यस, आपका जो नेम होगा वो हटाया जा सकता है। फिर हम 2021 में आते हैं, तो 2021 के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ऐसी ही फॉरगॉटन की एक अपील लगाई जाती है जिसमें क्रिमिनल केस होता है, जो कि लगभग जोरावर सिंह के इन्वॉल्वमेंट हम देखते हैं कि उसके अंदर था। एक अमेरिकन लॉ स्टूडेंट था जिनको यहाँ पर सर्च रिजल्ट से हटा देना था। अब हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ, क्योंकि रीज़न ऐसा है कि आगे उनकी जो जीवन होगा वो इससे प्रभावित होगा, और क्योंकि ये स्टूडेंट थे उनके ऊपर जो केस भी लगा था वो था कस्टम केस, यानी कि वो क्या करते हुए पकड़े गए थे थ्रू एयरपोर्ट से। हम देखते हैं कि वो नारकोटिक्स या फिर ड्रग्स के केसेस में यहाँ पर पकड़े गए थे, तो क्रिमिनल चार्ज उनके ऊपर ये था, उनको भी परमिशन मिलती है। अब इंडिया इस चीज़ पे आगे बढ़ रहा है। आज तक कोई हमारे पास में ऐसा अधिकार नहीं है, ऐसा कानून नहीं है जो राइट टू फॉरगॉटन को यहाँ पर दिखा सके, लेकिन इन केसेस को फिर भी सुना जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब ऐसे केसेस जा रहे हैं तो उनके पीछे कुछ न कुछ तो कारण होगा कि सुप्रीम कोर्ट उनको एडमिट कर रहा है। क्या आपको पता है ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस नहीं जा सकता है? देखिए, अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना है तो वो पहुंच सकता है 2 तरीकों से। पहला तरीका होता है वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन वो जाएगा हाई कोर्ट, और वहां से केस सबमिट या होने के बाद जाएगा सुप्रीम कोर्ट। दूसरा तरीका होता है कि आप, जिसमें बहुत टाइम लग जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो सकता है लग जाए 3 साल, फिर हाई कोर्ट में हो सकता है 5 साल के बाद में कोई जजमेंट आए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते 8 से 10 साल लग जाए। लेकिन अगर किसी को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाना है तो वो जा सकता है, लेकिन वो कैसे? वो जा सकता है जब किसी के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर यहाँ पर सवाल उठ जाए, तो वो जा सकता है रिट्स के तहत में। क्या करेगा? रिट्स होती है, सरसरी रिट्स होती है, इस तरीके की रिट्स बनाई जाती हैं जो सुप्रीम कोर्ट लागू करता है, और वो केवल और केवल जब मौलिक अधिकार किसी के खतरे में आ जाते हैं उन्हीं को डायरेक्टली अपने पास आने देता है। अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी नहीं है कि कोई भी वहाँ पर चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास में पहले जो लॉयर होते हैं, जो आप कानून, अपना जो वकील है उसके कानून के तहत में उनको लेकर जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में लिखित में, रिटन में आपके केस को सबमिट करवाते हैं, और फिर उस लिखित केस के तहत पे ही एंट्री दी जाती है कि इसको सुप्रीम कोर्ट एज अ केस की तरह हियरिंग करेंगे या नहीं करेंगे। हमारे सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस की स्ट्रेंथ जो है वो 32 है, काफ़ी कम है। दुनिया में देखिए ना आप, कैसे इंडिया की अगर बात करें तो 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, शिकायतें बहुत हैं, केसेस बहुत चल रहे हैं, जुडिशरी ओवरबर्डन है। तो सुप्रीम कोर्ट तक अगर हर कोई जाने लगेगा तो 32 जो केवल और केवल जजेस हैं, इंक्लूडिंग 1 आवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये इतने सारे केसेस को कैसे समझेंगे? इसी तरीके से हमने ये पूरा का पूरा प्रावधान बनाया हुआ है। अब 3 जजेस के बेंच है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा इस चैलेंज जो किया गया है मद्रास हाई कोर्ट के अंदर फरवरी 27 को ये किया गया था, उसमें हम देखेंगे कि उसको देखने वाले हैं, उसके ऊपर हियरिंग करने वाले हैं। इसका जो रिजल्ट रहेगा वो तो आप लोगों को याद रखना ही चाहिए।
फिलहाल एक और फैक्ट आपको याद रखना चाहिए कि ये राइट टू फॉरगॉटन एक्चुअली में अगर लाइमलाइट में आ भी रहा है तो आया कैसे। हम देखते हैं कि ये जो राइट टू फॉरगॉटन है ये मिलता है आर्टिकल नंबर 7 के अंदर। और आर्टिकल नंबर 7 का क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है? नहीं, ये मिलता है आर्टिकल 7 एंड 8 जो कि यूरोपियन यूनियन का चार्टर है। बिल्कुल सही बात, यूरोपियन यूनियन के अंदर पहली बार वहाँ का जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है यूरोपियन यूनियन का, वो क्या बताता है? वो ये बताता है यहाँ पर कि किसी भी इंडिविजुअल के पास में राइट टू फॉरगॉटन तो ज़रूर और ज़रूर होना ही चाहिए। अब ये जब वो लेकर आते हैं तो 1998 के अंदर ही वो इसको लेकर आ चुके थे, काफ़ी पहले से वहाँ पर आ चुका है। यूरोप के जितने भी यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कि ऑलमोस्ट 27 कंट्रीज़ हैं, उन सभी की सभी कंट्रीज़ के अंदर में ये जो रूल है, ये जो कानून है वो माना जाता है, लागू होता है। इंडिया इसके ऊपर पूरा का पूरा विचार कर रही है। अगर लग्जमबर्ग की बात की जाए तो आपको पता है कि लग्जमबर्ग जो होता है वहीं पर यहाँ पर क्या है, वहीं पर जो ये जस्टिस ऑफ कोर्ट है, कोर्ट ऑफ जस्टिस है यूरोपियन यूनियन का, वो पाया जाता है। और लग्जमबर्ग यूरोप की सबसे छोटी कंट्री भी है। तो ये कुछ और इरेलीवेंट से फैक्ट थे जो आप लोग याद रखेंगे तो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो की पीपीटी चाहिए है या फिर पीडीएफ के रूप में नोट्स चाहिए है हैंड रिटन वो भी, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, या फिर आप डायरेक्टली जाकर भी इस हैंडल से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 1 के अंदर। जीएस पेपर 1 में कैसे? क्योंकि जीएस पेपर 1 में हमें पढ़ना होता है आर्ट एंड कल्चर। ये जो आर्ट एंड कल्चर है इसी के अंदर में हेरिटेज भी आता है। हेरिटेज जब मैंने आप लोगों को समझाया कि कैसे असम के अंदर वहाँ के जो ब्यूरियल होते हैं, ब्यूरियल मोइदन्स, उनको क्या मिल गया है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल गया है। वही वर्ल्ड हेरिटेज यहाँ पर जो हम देख पाएंगे कि कमेटी है, वही कमेटी एक्चुअली में गाज़ा के अंदर, ये वही गाज़ा है इज़राइल के पास में जिसमें इज़राइल और गाज़ा का युद्ध चल रहा है, वहीं के अंदर वहाँ का जो एक टेम्पल है उमल अमेर, वो उसको क्या बना रही है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट अब ऑलरेडी बना चुकी है। ये सेंट हिलेरियन की एक मोनेस्ट्री होती थी, ठीक है। तो ये क्या है, अब इसको स्टेटस मिल गया है। रीज़न बिहाइंड दैट एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कोई भी ऐसी हेरिटेज की साइट जो अब क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई है, और उसको कंजर्व करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि 3 ही तरीके से यहाँ पर कंजर्व होता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती है वो 3 तरीके की होती है। एक होती है नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दूसरी होती है कल्चरल, और तीसरी होती है मिक्स्ड, यानी कि नेचुरल एंड कल्चरल दोनों। तो जिस कंट्री के लिए जो भी ये फिनोमिना इंपॉर्टेंस रखता है, उनकी हिस्ट्री के लिए, उनकी जो भी कल्चर है, संस्कृति है, उसके लिए उसी बुनियाद पे इनको सिलेक्ट किया जाता है, और ये किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा। यूनाइटेड नेशन के अंदर ये आता है, यूनाइटेड नेशन में भी यूनेस्को के अंदर ये आती है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो यूनेस्को बनाया गया था, ये बनाया गया था 1945 के अंदर में, क्योंकि उस समय पे चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2। और जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो हमने देखा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कितना भयंकर यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ था चीज़ों का। इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया था, अलग अलग कंट्रीज़ में इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनके साथ में कल्चरल सिग्निफिकेंस थे, जिनके साथ में भावनाएं जुड़ी हुई थी, उन सबको एक्चुअली के अंदर में पेबल्स में बदल दिया गया था, मलबा बना दिया गया था। यही सोचकर यूनाइटेड नेशंस, जिसमें 197 मेंबर कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया, ये बनाती है एक नई ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला जाने लगता है यूनेस्को। अब यूनेस्को जब बनती है तो हम देखते हैं कि 1971 के अंदर सबसे पहली बार इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड है वहाँ पर एक टेम्पल होता है जो उसी के साइड में बहने वाली एक नदी की वजह से डूब रहा होता है, सबमर्ज हो रहा होता है। जब ये सबमर्जिंग चालू थी तब ये ध्यान दिया जाता है कि नहीं, इसको हमें केवल ये बात नहीं है कि दूसरी कंट्री युद्ध के दौरान किसी को तोड़ेगी नहीं, किसी की कल्चरल साइट्स को, लेकिन ये जो साइट्स हैं इनको बचाना भी होता।
इसके लिए यहाँ पर रेस्क्यू मिशन बनाया जाता है वर्ल्ड के अंदर, और उसी के बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारी जो अदर कंट्रीज़ हैं, जब वो रेस्क्यू मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो वो भी सामने आती है और बोलती है कि हमारे यहाँ भी हेरिटेज साइट्स और उनको भी रेस्क्यू की या फिर मेंटेनेंस की या कंजर्वेशन की ज़रूरत है। इसी वजह से आप लोग सामने आ जाइए। अब देखिए, पहले तो जो हेरिटेज होता था वो क्या होता था, टेंजिबल होता था। टेंजिबल क्या होगा, यानी जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो, सेंस कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। ये जो टेंजिबल हेरिटेज होते हैं, इसमें हमारे यहाँ पर जैसे कि ताजमहल को आप देख लीजिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके अलावा आप रेड फोर्ट को देख सकते हैं, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हेरिटेज की दूसरी डेफिनेशन आती है जो कि होती है नॉन टेंजिबल या फिर इंटेंजिबल। अब ये जो हेरिटेज है ये माना जाता है म्यूज़िक जैसी चीज़ों के लिए, कि एक तरीके से म्यूज़िक भी तो हमारी संस्कृति की धरोहर ही है ना। जब हम वापस जाते हैं हमारे ट्रेडिशनल म्यूज़िक की तरफ या फिर हमारे डांस फॉर्म्स की तरफ, तो ये सब भी हमारे हेरिटेज का हिस्सा हो जाती है। आई होप आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की और ये सब कुछ अभी समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मानसून के बारे में। अब ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 1 के अंदर भी, क्योंकि वहाँ पर आपको पढ़नी होती है फिजिकल ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी बोथ। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर भी, क्योंकि वहाँ पर पढ़ना होता है इकोनॉमी, और इकोनॉमी में ही मानसून का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ना एग्रीकल्चर के ऊपर, क्या क्या चीज़ों पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिलहाल हम इसको पढ़ने वाले हैं इंडियन पर्सपेक्टिव्स की वजह से, क्योंकि आज हम फिजिकल ज्योग्राफी ना पढ़ते हुए देखेंगे कि इंडिया में जो मानसून होती है, जो कि लगभग 4 महीने का सीजन है। मैं अगर आपको बताऊं तो इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि 92 डेज़ की समर होती है, गर्मी होती है, 89 डेज़ की विंटर होती है, और कुछ ऐसे ही भाग के अंदर 88 से लेकर यहाँ पर 90 डेज़ का मानसून आता है। तो ये जो हम देख पा रहे हैं इन महीनों को बांटकर, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं जून से शुरू हो जाता है और सितंबर तक चलता है इंडिया का मानसून, वो लगभग अब अपने आधे स्तर पर पहुँच चुका है, हाफ को क्रॉस कर चुका है। अब देखिए ना, 30 जुलाई है आज, यानी कि अब क्या होगा, अगस्त से शुरू हो जाएगा और सितंबर शुरू हो जाएगा। 2 ही महीने तो रह गए ना, तो 4 में से 2 महीने चले गए, तो आप कहाँ पर हो, 50% पे हो। लेकिन इसके क्या हाल रहे हैं उसी को एनालाइज किया जा रहा है। देखिए, इसमें बताया गया है कि कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से अब की बार इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि जो मानसून है उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि किन्हीं स्टेट में जो मानसून है वो सरप्लस हो गया है, जबकि हमारी जो यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनका ये बयान है साफ साफ कि मानसून जो होगी, बरसात जो होगी, वो एक्चुअली में अब की बार नॉर्मल होने वाली थी। लेकिन हम देखते हैं कि जो सदर्न स्टेट्स हैं इंडिया की, जिसमें केरला आता है, जिसके अंदर तमिलनाडु आता है, उन स्टेट में 46% तक की ज़्यादा मानसून को देखा गया है इस पूरे पीरियड के दौरान में। जब हम जाते हैं उन स्टेट में जहाँ पर यूजुअली ज़्यादा बारिश होती थी, जैसे कि मेघालय, यानी कि मेघों के अंदर रहने वाली सिटी या स्टेट, एक ऐसी स्टेट जिसमें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उस मेघालय में, उस मणिपुर में जो इसके पास लगती है, उस त्रिपुरा में जो यहाँ पर पाया जाता है, इधर से आते हुए पंजाब और हरियाणा के अंदर, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड के अंदर, ऐसी स्टेट जिनमें नॉर्मली ज़्यादा बारिश होती थी, उन स्टेट में डिफिशिएट के अंदर बारिश हुई है, बहुत कम आई है। इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि जो बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की जो खाड़ी है, उसके अंदर जो इस समय पे एक लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनना चाहिए था, वो नहीं बना, या वो वीक रह गया, ज़्यादा नहीं बन पाया। इसी वजह से इन स्टेट के अंदर में बारिश जो आनी चाहिए थी, या जो ज़्यादा आती थी, वो उतनी ज़्यादा नहीं आ पाई। ये है। कुछ और स्टेट्स हैं जैसे कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी जब आप लोग जाएंगे और देखेंगे तो देख पाएंगे कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी बरसात जितनी होनी चाहिए थी वो उससे कम हुई है, और ये बरसात जो है वो 32.6% से लेकर यहाँ पर 15% तक की कमी को दर्शा रही है इन स्टेट के अंदर। कहीं पर बाढ़ आ रही है और कहीं पर सूखा पड़ रहा है, ये एक साथ में इस मानसून में देखा गया।
इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह यही है कि यहाँ पर हो रहा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पर बनने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स की, हम बात करते हैं तूफानों की, हम बात करते हैं साइक्लोन्स की, हम बात करते हैं सी लेवल्स की, हम बात करते हैं यहाँ पर ओशंस की, हम बात करते हैं ओशंस में होने वाले प्रेशर की, हम बात करते हैं ओशंस में होने वाले करंट की, हम बात करते हैं ओशंस की रिवर्स की, ओशंस के लेवल के राइज की। ये सब की सब जो प्राकृतिक चीज़ें हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, जिसकी वजह से हमारी अर्थ या जो हमारा मौसम या हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी सब कुछ इन पे निर्धारित है, वो सब कुछ बदल रहा है। और इन्हीं बदलाव के पीछे जो कारण है वो है यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल जो कि अगेन इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था डार्क ऑक्सीजन के बारे में। डार्क ऑक्सीजन, क्या ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लैक कलर की होती है? नहीं, ये ऑक्सीजन ब्लैक कलर की नहीं है। ये ऑक्सीजन इसीलिए डार्क है क्योंकि ये ऑक्सीजन डार्क के अंदर बन रही है, अंधेरे में बन रही है। और अंधेरा कहाँ है? ओशंस की सतह के ऊपर। ओशंस का जो सरफेस है वहाँ पे समुद्रों की गहराइयों में इतना अंधेरा है कि वहाँ तक सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। और सनलाइट नहीं घुस पाएगी तो यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी। और हम मानते थे कि यहाँ पर तो जीवन होगा ही नहीं। लेकिन जब एक स्टडी की जाती है यहाँ पर यूके बेस्ड साइंटिस्ट के द्वारा, साथ में जर्मनी और यूएसए के भी साइंटिस्ट इसको जोड़ते हैं, और क्लीरन किलिपटन जोन के अंदर जो कि यहाँ पर पैसिफिक सागर के अंदर मेक्सिको के पास में हम देख पाएंगे, वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे इस पूरे के पूरे जगह के अंदर नीचे इन गहराइयों में ऑक्सीजन बन रही थी और वो भी ज़्यादा बन रही थी। ये जो प्रोजेक्ट था इसका कारण ही ये था, आज तक हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि फोटोसिंथेसिस की वजह से ही ऑक्सीजन बनी है, लेकिन इस खोज ने एकदम से सारी की सारी जो हमारी अब तक की प्री रिक्वेस्ट थी, हमने जो आज तक सोचा था, उन सारी की सारी चीज़ों को ये क्या करती है, बदल के रख देती है एक चुटकी के अंदर में, एक समय की जस्ट एक कांटे के साथ में। इतना कुछ होता है। लेकिन ये डार्क ऑक्सीजन बनती कहती है। तो देखिए, डार्क ऑक्सीजन की जब हम बात करें तो ये डार्क ऑक्सीजन बनने के पीछे का कारण था कुछ मिनरल्स। ये मिनरल्स जो यहाँ पर समुद्रों की गहराइयों में बिल्कुल अंधेरे के अंदर समुद्रों की सतह के ऊपर पड़े हुए हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल्स आते हैं, इसमें आयरन भी आता है, मेटालिक जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादा है। इसके अंदर हम मैग्नीशियम को भी देख पाते हैं, इसके अंदर हम पोटेशियम को भी देख पाते हैं। ऐसे ऐसे मिनरल्स जो कि यहाँ पर वाटर के साथ में लग कर क्या कर रहे हैं, अपनी शेप को बदल रहे हैं, अपने साइज को बदल रहे हैं, अपने कलर को बदल रहे हैं। और ये मिनरल्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को भी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही हैं। ये आती है रिसर्च की फाइंडिंग। अब ये तो हमने पहले भी देख लिया था, तो आज क्यों लेकर आए? आज इस आर्टिकल का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि अब हमें पता ही चल गया है कि डीप ऑक्सीजन या डार्क ऑक्सीजन जो है वो समुद्र की गहराइयों में कैसे बनती है। तो अब हमें इसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा इकोसिस्टम जो होगा, बहुत सारा जो ये सतह के आसपास में रहने वाली मछलियां हैं वो इन्हीं ऑक्सीजन की वजह से ज़िंदा रह पाती हैं। अगर हमने इन मिनरल्स को इस जगहों से निकाल दिया तो क्या होगा, विनाश दिखाई देगा। आज तक ये विनाश पहले भी देख चुके हैं, क्लाइमेट चेंज को से जूझ रहे हैं, बहुत सारी प्रजातियों को जो जानवरों की है, एनिमल्स की, उनको विलुप्त कर चुके हैं। इंसानों को पहले ही बहुत हद तक यहाँ पर जिम्मेवार ठहराया जाता है कि उनकी गलतियों के कारण, उनके डेवलपमेंट के कारण यहाँ पर ये जो विकास है इसकी कीमत किसी दूसरे एनिमल को यहाँ पर भरनी पड़ रही है, ये सब बोला जाता है। और अब जो पूरा का पूरा भार आ गया है वो इंसानों के ऊपर भी आ गया है, ह्यूमंस के ऊपर भी आ चुका है। अब कुछ समय के बाद में अगर ऐसे ही चलते रहे तो अर्थ इनहेबिटेबल होने की तरफ बढ़ रही है, नहीं बच पाएंगे लोग, ये सब सामने आ रहा है। तो क्यों मिनरल्स को क्यों बचा के रखना है ये समझना। लेकिन ये मिनरल्स को छेड़ कौन रहा है?
हमें इतनी क्या टेंशन हो रही है, क्यों यहाँ पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि मिनरल्स को बचाना होगा? रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि सभी जो कंट्री है, इवन इंडिया खुद सोच रही है कि क्योंकि इनके ऊपर ओशंस के अंदर में यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उनको हम क्या करें, एक्सप्लॉइट करें, उनको हम बाहर निकाल कर यूज़ करें अपने डेवलपमेंट के लिए। हमें पता है 250 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है वो किसी कंट्री का एरिया होता है, वो उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इस जोन में वो चाहे फिशिंग करे, इस जोन में चाहे वो मिनरल्स को निकाले, चाहे तेल को निकाले, वो उस कंट्री पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे 22 देशों ने इस तरीके का काम जो है वो किया हुआ है ईयू के अंदर में, कि वो क्या करेंगे, पैसिफिक सी जो होगा उसमें, इवन इंडिया इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ दैट, या फिर जो अटलांटिक ओशन है, इनमें से मिनरल्स को बाहर निकालेंगे। जब आप इनको बाहर निकालोगे तो ऑक्सीजन पे तो फ़र्क पड़ेगा ही। साइंटिस्ट का ये बोलना है कि डार्क ऑक्सीजन जो बन रही है ये तो बनेगी ही कम, लेकिन इनको बाहर निकालने की वजह से एक फ़र्क ये भी पड़ेगा कि यहाँ पर जो मेरीन लाइफ है यहाँ की, उनमें भी छिड़खानी होगी, वो वैसे ही परेशान हो जाएंगे। आप बिना ऐसे नीचे जाके एक एक मिनरल्स को तो उठा के नहीं लाया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि मशीन्स का इस्तेमाल होगा, और मशीन्स का इस्तेमाल होगा तो उनको ज़्यादा पावर चाहिए। कि इतनी गहराई में आप जाने की बातें कर रहे हो, यहाँ पर जीवन नहीं है, जहाँ पर जीवन होता भी है तो कम पाया जा रहा है। अब हमें नई नई रिसर्च के बारे में पता चलता जा रहा है, तो वो ओवरऑल ही यहाँ के पूरे इकोसिस्टम के लिए, जो इकोसिस्टम है उसके लिए क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये यहाँ पर इसलिए बार बार बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर भी और खुद ब खुद इंडिया के लेवल पर भी यहाँ पर थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए मरीन इकोसिस्टम के लिए भी। वरना ऐसा ना हो कि जिस क्लाइमेट चेंज को रोकने की कोशिश की जा रही है, उसको अनजाने में या जानबूझकर उसकी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा ना दिया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो फिर से इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर ही। पहला आर्टिकल भी हमने देखा फिजिकल ज्योग्राफी प्लस साइंस के अंदर था। अब ये भी जो आर्टिकल है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इम्पोर्टेंट हो जाता है, या फिर आप इसको जीएस पेपर 1 में भी देख सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में बात कर रहे हैं यूनिवर्स की, बात कर रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम के अंदर हमें पता है बहुत तरीके की सैटेलाइट्स होती हैं। कुछ सैटेलाइट्स होती है जो नेचुरल होती हैं, अपने आप बनी है। सैटेलाइट होता क्या है, जो एक बॉडी के चारों तरफ घूमती रहती है। कुछ सैटेलाइट जो नेचुरल्स हैं उनको मून्स बोला जाता है, जैसे हमारा चांद है पृथ्वी का, वैसे ही जुपिटर के सबसे ज़्यादा चांद पाए जाते हैं। सैटर्न के सबसे ज़्यादा चांद है सोलर सिस्टम के अंदर, जुपिटर के भी काफ़ी 81 अराउंड, सैटर्न के हम और देखेंगे, यूरेनियस के देखेंगे, तो ये चांद होते हैं। ऐसे ही हम देखेंगे यूरेनियस के एक मून को जिसका नाम है एरियल। अब ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं एरियल मून की, ये लिया गया था मिशन वोगियार 2 में, जो कि 1986 के अंदर नासा के द्वारा यहाँ पर लिया जा रहा था। और इस मिशन से भी कुछ ना कुछ हमें काफ़ी इसके बारे में पता चला था। लेकिन आज के समय पे जैसे सोलर सिस्टम की मिस्ट्रीज़ को आज हम खोल रहे हैं, हम ओशंस के बारे में भी सीख रहे हैं, सोलर सिस्टम के बारे में भी सीख रहे हैं। आज तक हमें नहीं पता कि क्यों सन का जो कोरोना होता है, जो सन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो इनर लेयर से भी ज़्यादा गर्म क्यों होती है, इतना ज़्यादा गर्म क्यों होता है। यहाँ पर 6000 डिग्री के तकरीबन क्या होगा, टेम्परेचर होगा सर पे, लेकिन कोरोना पे जब हम जाते हैं तो वहीं पे जो टेम्परेचर है वो 20,000 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। इतना डिफरेंस क्यों होता है नहीं पता है हमें, एक्यूरेट आंसर इसका नहीं पता है। बात करें तो जो सैटर्न का मून है, शनि का जो यहाँ पर चांद होता है, उसमें यहाँ पर हम देखेंगे टाइटन पे कि इतना सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर उसका कैसे बन गया। ये सारे के सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। एक ऐसा ही सवाल अब आया है एरियल के बारे में। एरियल के ऊपर हम देखते हैं कि एरियल पे एक्चुअली में फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। फ्रोज़न है तो यानी कि आइस भी है। आइस क्यों हो जाती है, क्योंकि सन से थोड़ा दूर है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रोज़न है। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो ये इतने डिस्टेंस पे नहीं है सन से कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फ्रोज़न रह सके, क्योंकि उसके लिए कहाँ पर जाना होता है, हेमियोपॉज के अंदर जाना होता है, जो कि सभी के सभी जो हमारे ग्रह होते हैं उनके बाद में करे, कि वहाँ से सन से आने वाली सोलर फ्लेयर से लेके एक्टिविटी काम करनी बंद हो जाती हैं।
लेकिन क्योंकि एरियल और जो यूरेनियस है वो उससे पहले आता है तो सन का तो यहाँ तक चीज़ें पहुँचेंगी। अब नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है JWST, उसने ये भी रिपोर्ट कर दिया है कि इसमें लिक्विड ओशन भी ब्यूरिड थे, यानी कि यहाँ पर कभी ना कभी लिक्विड ओशन भी होते थे, उसमें वाटर भी हो सकता है। उन लिक्विड ऑक्सीजन जो ओशंस है उनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाई जाती थी, ये सब पाया जाता था। लेकिन आज के समय पे यहाँ पर क्या हो गया है, बर्फ़ के अंदर फ्रोजन स्टेट में हम कार्बन डाइऑक्साइड को देख पा रहे हैं, और लगातार जब ये कभी कभी वेपराइज होती भी है तो ये क्या हो रही है, बाहर निकलकर कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है उसको बढ़ा रहा है, वर्ल्ड को दे रहा है, पूरे के पूरे यूनिवर्स सोलर सिस्टम को दे रहा है, नॉट टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स। तो ये यहाँ पर अभी के लिए एक सवाल है, इसका जवाब देखेंगे कैसे हमें पता बाद में चलेगा। फिलहाल सोलर सिस्टम को देखें तो यूरेनियस की बात करेंगे, लेकिन यहाँ से हम शुरुआत करें, ये है हमारा सन, जिसके पास में सीरियस नाम के स्टार को भी हम देख पाएंगे। सबसे पहला जो यहाँ पर ग्रह होता है वो होता है मरकरी, क्योंकि ये साइज़ के अकॉर्डिंग ही दिखाए गए हैं, तो आप समझ पाएंगे कि जुपिटर जो है वो इतना बड़ा है और हमारी इतनी छोटी है इसके सामने। मरकरी के बाद आती है वीनस, जिसको अर्थ का यहाँ पर ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है। फिर आता है अर्थ, जिसका एक मून होता है। मार्स के 2 मून है इंपॉर्टेंट, जिसमें फोर्ब्स एंड डियामस आता है। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट होती है, और उसके बाद आता है जुपिटर, जिसके इंपॉर्टेंट जो मून है वो है लू, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो एंड अदर ऑल्सो। फिर आता है सैटर्न। सैटर्न के अगर इंपॉर्टेंट मून्स को देखें तो इसमें तिथ्स आता है, दियाने आता है, रिया, टाइटन आता है, मिमास आता है। यूरेनियस आता है यहाँ पर। यूरेनियस का हम देखेंगे मिरांडा एक मून होता है, एरियल एक मून है, यूम्बीरियल है, टाइटेनिया है, ओबेरियन है। सबसे लास्ट बर्फ का गोला होता है नेपच्यून, जिसका जो इंपॉर्टेंट मून है वो है त्रितून। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि साउथ अफ्रीका ने अपना नया कानून क्या लाया है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। देखिए, साउथ अफ्रीका के अंदर में क्लाइमेट चेंज के ऊपर यहाँ पर कानून आया है, इसीलिए हमारे लिए जीएस पेपर 2 प्लस जीएस पेपर 3 दोनों में इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 2 में क्योंकि इंटरनेशनल लेवल्स पे हम बात कर रहे हैं क्या हो रहा है, 3 में क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली हमें इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। क्या इंडिया को भी ऐसा ही कोई कानून लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसा कोई कानून होता नहीं है। लेकिन क्या कानून है पहले ये तो देखें। बात करें तो साउथ अफ्रीका, जो कि सबसे दक्षिणी यहाँ पर देश है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, उसके जो प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामापोसा, उन्होंने एक नए कानून पे साइन कर दिया है, जो कि मैंडेटरी कर देता है कि जो भी फॉसिल फ्यूल की वजह से यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज क्या करती है, गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करती है, वो उनको रोकना ही पड़ेगा, कर्ब करना पड़ेगा, ताकि जो ये लोग यहाँ पर पेरिस इमिशन को जो आपने अग्रीमेंट के तहत पर कमिटमेंट लेके आए हैं घटाने की, रिड्यूस करने की, उस पर क्या कर सकें, खरे उतर सके। अब पेरिस अग्रीमेंट के अंदर हम देखते हैं हुआ क्या था। देखिए, पेरिस अग्रीमेंट होता है 2016 के अंदर में, और वहाँ पर हम देखते हैं कि इस अग्रीमेंट के तहत पे ये बोला जाता है कि जो भी कंट्रीज़ यहाँ पर इसकी मेंबर होंगी, इसको साइन करेंगी, उनको ग्रीन हाउस गैसेस को अपना कम करना पड़ेगा। इसको क्या किया जाता है, गोल्स दिए जाते हैं। ये गोल्स अलग अलग कंट्री अपने अपने अकॉर्डिंग लेती है। भारत कहता है कि हम 2070 तक नेट जीरो कंट्री बन जाएंगे, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री, हम बहुत जल्दी ये काम नहीं कर सकते। बहुत सारे यूरोप की कंट्रीज़ कहते हैं कि हम तो 2030 तक ही ये काम कर लेंगे, कुछ जाती हैं 2040 तक, और इंडिया जाता है 2070 तक। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि इस समय पे हमारी जो डेवलपमेंट है वो भी एक साथ लेकर चलना ज़रूरी है। और जो ये यूरोप और यूएसए की कंट्रीज इतना जल्दी कर रही है, इनके पीछे का कारण भी यही है, क्योंकि पास्ट में सबसे ज़्यादा इमिशन इन्होंने कर लिया है, और इन्होंने विकास को भी अचीव कर लिया था, डेवलपमेंट को भी अचीव कर लिया था। अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, तो इन्होंने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की यहाँ पर समिट, जो कि हर कंट्री को अपने आप बनाने पड़ते हैं और उनको पेरिस जो अग्रीमेंट्स है उनके साथ में अलाइन करना पड़ता है, उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है, वो सब कर लिया है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई कानून अभी नहीं बना है। एनडीसी जो कमिट है वो 31% की यहाँ पर रिडक्शन लेकर आती है 2030
2030 तक इनके कानून के अनुसार में। और इन्होंने पूरे तरीके से बोल दिया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की मोस्टली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, बिजली बनाई जाती है, वो बनाई जाती है थ्रू द यूज़ ऑफ कोयल, यानी कोयले के इस्तेमाल से जो बिजली है वो ज़्यादा बनाई जाती है, जिसकी वजह से, क्योंकि कोयला होता है उसके अंदर सेडिमेंट्री, वो एक रॉक से लेकर बना होता है, उस कोयले के अंदर बहुत सारी कार्बन ट्रैप हो चुकी होती है। वो कार्बन जब आप कोयले को जलाएंगे तो कार्बन रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि इंडिया को भी ऐसा ही कुछ करने की बोली गई है, क्योंकि इंडिया में आज तक ऐसा कोई स्पेसिफिक कानून है ही नहीं जो सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज पे बात करता हो। हालांकि हमने हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड जो एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री थी उसको चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जरूर कर दिया है, नाम ज़रूर बदल दिया है कि हमें क्या रहना है, ज़्यादा सीरियस रहना है, लेकिन कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक यहाँ पर कानून नहीं लेकर आया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो उनकी जो टर्म्स हैं, गोल्स हैं, उनको पूरा करें। हालांकि हमारे पास और पुराने कानून हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो सबसे पहला एक्ट होता है इंडिया के अंदर, आया था इतिहास के अंदर। फिर आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसके बाद हम एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को देखेंगे, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट को देखेंगे। ये सब कुछ ऐसे एक्ट आते हैं जिनमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ ना कुछ बातें जरूर की जा रही हैं, लेकिन कोई अलग से यहाँ पर नहीं बना है। क्या ये इनफ है? इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आपको अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट देता है, राइट टू लाइफ, उसी में आपको एक और अधिकार ये भी होता है कि आपको क्या करना है, इन एक्चुअली के अंदर में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसके जो एडवर्स इफेक्ट, उसके जो खतरनाक यहाँ पर इफेक्ट होने वाले हैं, उनसे बचने का अधिकार भी यहाँ पर एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और उसके प्रति गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। ये जब सुप्रीम कोर्ट बोलता है तो यहाँ से सीधा सीधा समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दे रहा है हर सिटीजन को इक्वली बिफोर द लॉ एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसी वजह से ये नेसेसरी हो जाता है कि कोर्ट के व्यू को भी ध्यान में रखते हुए हम जो इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसको यहाँ पर राइट टू लिबर्टी के साथ में, राइट टू लाइफ के साथ में भी जोड़कर एक नया कानून लेकर आए। और हमारा जो कंजप्शन है, इंडिया का जो सोर्स है कि हम 50% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो 2030 तक रिन्यूएबल जो सोर्सेज होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, ऐसे सोर्सेज वहाँ से बनानी शुरू कर देंगे, उस कमिटमेंट के ऊपर खरा उतर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर हो जाता है जीएस पेपर 3 से। आर्टिकल कहता है कि क्यों जो जॉब स्कीम है वो वुमेन, एग्रीकल्चर एंड यूथ, इन 3 चीज़ों को टारगेट करनी चाहिए। देखिए, अभी हमें पता है बजट के अंदर, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एक आर्टिकल था जीएस पेपर 3 में कल के न्यूज़पेपर के अंदर, कि बजट में यहाँ पर 5 स्कीम्स लेकर आई गई हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखने की बातें करती हैं। अब बजट वाले उस बात को माने तो इकोनॉमिक सर्वे ने बताया था कि इंडिया में लगभग 56 करोड़ ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट पे यहाँ पर लगे हुए हैं। 140 करोड़ की देश की आबादी, 56 करोड़ एम्प्लॉयमेंट, जो कि एग्रीकल्चर को मिलाते हुए भी माना गया था। इसके अंदर वो लोग भी थे जिन्होंने पूरे साल में केवल 30 दिन का काम किया है, यानी कि तकरीबन बात करें तो 500 मिलियन ऐसे लोग हैं आज के समय में भी, यानी 50 करोड़ जो क्या नहीं है, एम्प्लॉयड नहीं है, जिनके पास में कोई भी रोजगार नहीं है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या जब रोजगार से पीछे छूटी हुई है और सरकारी नौकरियां जो कि दिला ही नहीं सकती है, क्योंकि एट लास्ट केवल और केवल 14 मिलियन, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ ही ऐसे भारतीय हो सकते हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर दी जा सकती है, सभी स्टेट और गवर्नमेंट यानी यूनियन की जॉब्स को मिलाकर। तो बचे हुए जो इतना ह्यूज अमाउंट यहाँ पर बच जाता है, ऑलमोस्ट 48.5 करोड़ की जो हमारी जनसंख्या है और जो एम्प्लॉयमेंट कर सकती है, क्योंकि वो 15 से लेकर 59 के एज ब्रैकेट के अंदर आती है, वर्किंग एज के अंदर आती है, जब उनको रोजगार नहीं मिल रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इंडिया में हो रही है गलती।
जीडीपी हमारी जो इतनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, अगर हम उसको यहाँ पर और काम में ले आए तो इंडिया को डेवलप नेशन बनने में समय ही कितना लगेगा। तो यही कारण यहाँ पर है कि इंडिया अगर टारगेट करना चाहता है तो उनको वुमेन्स को क्या करना पड़ेगा, मेन जॉब सेक्टर में लाना पड़ेगा। औरतों की बात करें तो 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ वुमन। जब ये वुमन 50% है तो हम देखेंगे कि इनमें से 46% ऐसी औरतें हैं जो अनएम्प्लॉयड होती हैं, या एटलीस्ट उनको उनके काम के बदले में कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं। क्योंकि वो क्या करती हैं, वो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से हाउसवाइफ्स का काम करती हैं। तो जब हम इनको एक्चुअली के अंदर में मेन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के अंदर इंडल्ज करेंगे तो उसकी वजह से बेनिफिट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर हालांकि बच्चे या जो यूथ है वो छोड़ रहा है, लेकिन जब एग्रीकल्चर के अंदर, कृषि के अंदर भी टेक्नोलॉजी को इंडल्ज किया जाएगा तो भी यहाँ पर फ़ायदे आएंगे। केवल जो यहाँ पर हम बात करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ की, वही इंडिया में जॉब नहीं दिलवा सकती है, क्रिएट कर ही नहीं सकती हैं। रीज़न बिहाइंड वो मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर 2 लाख जॉब्स को क्रिएट करके दे सकती हैं। और वर्ल्ड वाइड जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो तो आजकल अपनी जो उनका स्टाफ होता है उसको वैसे ही कम कर रहे हैं ड्यू टू AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से। तो हमारा टारगेट जो होना चाहिए जॉब स्कीम का वो वुमन, एग्रीकल्चर एंड यूथ को ही टारगेट करते हुए होना चाहिए। फिलहाल यहीं पे आज का न्यूज़पेपर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा, मैं और बेहतर और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलूँगी सुबह 5 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।